स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक जागृत प्रजाति, मतलब एक अवेकेंड स्पीशीज, उसकी सोच, उसका व्यवहार कैसा होता है, और खासकर जब हम आज के इंसानों से उसकी तुलना करते हैं। हमारे पास एक सोर्स है, चैप्टर 20 करके एक दस्तावेज का हिस्सा है ये, और इसमें कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं कि ऐसी जो एडवांस्ड स्पीशीज़ हैं वो कैसे जीती है, कैसे सोचती है। तो आज का इरादा यही है कि इन विचारों में थोड़ा गहरा उतरा जाए और देखें खासकर अहिंसा और अस्तित्व की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं तो काफ़ी सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनको खोलना। सोर्स जो है वो इंसानों और इस जागृत प्रजाति के बीच कुछ बड़े फर्क बताता है। जैसे पॉइंट नंबर 9, वो कहता है कि ये प्रजाति टेक्नोलॉजी और कॉस्मोलॉजी, मतलब ब्रह्मांड की समझ, और मशीन और प्रकृति, इनके बीच एक बैलेंस बना के चलती है। हम इंसान अक्सर ये बैलेंस गड़बड़ा देते हैं। फिर पॉइंट 11 है कि वे अपने पर्यावरण को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। हमारी कहानी तो जाहिर है काफी अलग है इस मामले में। और भी हैं, जैसे पॉइंट 12, वो कभी खुद को जहर नहीं देते। अच्छा, मतलब जैसे? खाने से, पीने से या धुएं से, जैसे हम इंसान अक्सर करते पाए जाते हैं। हाँ, ये तो है। और पॉइंट 13, उनमें आपसी कंपटीशन, मतलब प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल नहीं होती। जीरो कंपटीशन। हाँ, जबकि हम तो हर चीज के लिए होड़ में हैं। पैसा, पावर, शोहरत, यहाँ तक कि प्यार और अटेंशन के लिए भी। सही कहा, ये तो हमारी रग रग में बसा लगता है। और दो और खास बातें इसमें। पॉइंट 14 कहता है कि उनको ये क्लियर होता है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। वे जरूरतों को बस एक पसंद, एक प्रेफरेंस में बदल देते हैं। अच्छा, जबकि हम तो नीड बेस्ड जीते हैं ज्यादातर। बिल्कुल। और पॉइंट 15, वे हर किसी के लिए बिना शर्त प्यार, अनकंडीशनल लव महसूस करते हैं और उसे दिखाते भी हैं। ये तो काफी, मतलब हम शायद इसकी ठीक से कल्पना भी नहीं कर पाते। हाँ, ये सारे बिंदु अगर एक साथ देखें तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर उभरती है। ये जो हमारा रोज का अनुभव है, जीने का तरीका है, उससे बहुत हटकर ये सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, मतलब बस जीते रहने की प्रवृत्ति से कहीं आगे की बात लगती है। सोर्स इशारा कर रहा है एक ऐसे अस्तित्व की तरफ जहां बहुत होश के साथ, जागरूकता के साथ जिया जाता है, प्रकृति के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, और सबसे जरूरी, एक दूसरे के साथ पूरे तालमेल में। ये सिर्फ बिहेवियर का बदलाव नहीं है, ये तो चेतना का ही बदलाव लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन सब पॉइंट्स में मुझे लगता है जो पॉइंट 10 है ना सोर्स का, वो कुछ ऐसा है जो सच में अटकता है, जो सोचने पे मजबूर करता है। उसमें लिखा है कि एक जागृत प्रजाति कभी भी किसी दूसरे चेतन प्राणी, मतलब सेंटिएंट बीइंग, की जो फिजिकल लाइफ है उसे खत्म नहीं करेगी जब तक कि वो प्राणी खुद ऐसा करने को ना कहे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी दुनिया में तो हिंसा, यहाँ तक कि एक दूसरे को मारना भी कितना आम है। हाँ, ये विचार हमारे जो नॉर्मल लॉजिक है, हमारा व्यवहार है, उसके बिल्कुल विपरीत जाता है। और सोर्स इस मुद्दे को उठाता भी है, खासकर आत्मरक्षा या सेल्फ डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में। सोर्स का तर्क ये है कि जिसे हम अक्सर आत्मरक्षा कह देते हैं, वो कई बार बस हिंसा का ही एक रूप होता है जिसे हम जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं। और सोर्स एक गहरा सवाल पूछता है, क्या कोई प्रजाति खुद को ऐसे डिफाइन करना चाहेगी कि वो जीने के लिए अपनों को ही मारने पर निर्भर हो? ये अधिकार का सवाल कम और अपनी पहचान चुनने का, मतलब हम हैं कौन, ये तय करने का सवाल ज्यादा है सोर्स के अनुसार। लेकिन फिर भी वो सवाल तो आता ही है मन में, और सोर्स भी उसे उठाता है कि तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हम पर हमला करे तो हम अपना बचाव भी ना करें? ये सुनने में ही मतलब प्रैक्टिकल नहीं लगता। सही है। हमारे समाज, कानून, यहाँ तक कि कई नैतिक व्यवस्थाएं भी कुछ हालात में सेल्फ डिफेंस में की गई हिंसा को सही मानती हैं। हाँ, लेकिन सोर्स का नजरिया थोड़ा अलग है यहाँ। वो ये नहीं कह रहा कि हमला होने पे क्या करना चाहिए। वो कह रहा है कि एक जागृत प्रजाति ऐसी सिचुएशन ही पैदा नहीं होने देगी जहां हमले या बचाव की जरूरत पड़े। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, अगर कंपटीशन खत्म हो जाए, जैसा सोर्स कहता है, अगर रिसोर्सेज और नॉलेज, मतलब संसाधन और ज्ञान, सबके साथ बिना रोक टोक के शेयर किए जाएं, तो फिर हमले का कारण ही क्या बचेगा? ये अप्रोच प्रॉब्लम के सिम्टम का इलाज करने के बजाय उसकी जड़ पर काम करने की बात कर रहे हैं। मतलब संघर्ष के बीज ही खत्म कर देना। इसको समझाने के लिए सोर्स में स्टार वॉर्स फिल्म का एक उदाहरण भी दिया है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। ओबी-वॉन केनोबी का जो कैरेक्टर है, जब डार्थ वेडर से उसकी लड़ाई होती है तो आखिर में वो शांति से अपना शरीर छोड़ देता है। हाँ हाँ, बिल्कुल।
और सोर्स के अनुसार ओबी-वॉन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानता था कि उसका जो असल अस्तित्व है वो उसके फिजिकल शरीर तक ही सीमित नहीं है। वो जानता था कि डार्थ वेडर उसे उस तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता जिससे उसका होना ही खत्म हो जाए। ये समझ कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि सिर्फ एक अवस्था का बदलना है, ये इस पूरे विचार के बिल्कुल सेंटर में है। शारीरिक रूप से खत्म हो जाना अस्तित्व का खत्म हो जाना नहीं है इस नजरिए से। लेकिन चलिए एक और प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं जिसका जिक्र सोर्स में भी है। मान लीजिए हमला किसी ऐसे व्यक्ति ने किया जो अभी जागृत नहीं है, शायद मानसिक रूप से अस्थिर है या किसी बहुत गहरी भावना के आवेश में। उस स्थिति में ये जागृत प्राणी क्या करेगा? सोर्स का सुझाव है कि ऐसी अगर कोई बहुत ही रेयर सिचुएशन आ भी जाए तो भी वो जागृत प्राणी शायद शांति से अपने शरीर को छोड़ देगा। छोड़ देगा मतलब विरोध नहीं करेगा? हाँ, और यहाँ तर्क ये दिया गया है कि वे ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि वे बहुत गहराई से जानते हैं कि उनकी ये जो तथाकथित मृत्यु है वो किसी चीज का अंत नहीं है, बल्कि उनका ये शांति से सरेंडर कर देना शायद और ज्यादा हिंसा के चक्र को वहीं रोक दे। ये उस गहरी समझ से आता है कि अस्तित्व भौतिक शरीर से कहीं ज्यादा बड़ा है और टिकाऊ है। ये वाकई एक बहुत ही अलग नजरिया है। इसको हजम करना आसान नहीं है, मैं मानती हूँ। ये तो हुई व्यक्तिगत स्तर की बात, लेकिन एक और चिंता है जिसे सोर्स एड्रेस करता है, बाहरी खतरा। अगर मान लीजिए हमारी पूरी प्रजाति पर ही किसी बाहरी ज्यादा ताकतवर लेकिन हिंसक सभ्यता ने हमला कर दिया तो सोर्स में पहले कहीं ये पॉसिबिलिटी बताई गई थी कि यूनिवर्स में ऐसी एडवांस्ड मगर हिंसक प्रजातियां हो सकती हैं, तो क्या उनसे डरने की जरूरत है? सोर्स के अनुसार नहीं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बारीक पॉइंट बताया गया है। टेक्स्ट का दावा है कि दूसरे आयामों में रहने वाले अत्यधिक विकसित प्राणी, जिन्हें सोर्स में हाईली इवॉल्व्ड बीइंग्स या HEBs कहा गया है, वो बाहरी ताकतों को पृथ्वी की सभ्यता को पूरी तरह नष्ट करने की इजाजत नहीं देंगे। अच्छा, पर वे ऐसा क्यों करेंगे? उनका क्या इंटरेस्ट है इसमें? सोर्स कहता है कि इन HEBs के लिए ऐसा करना उनके अपने अस्तित्व के उद्देश्य और उनकी पहचान का ही हिस्सा है। उनकी समझ और उनके इरादे उन प्राणियों से बहुत अलग हैं जो खुद को मुख्य रूप से फिजिकल शरीर और फिजिकल दुनिया तक ही सीमित मानते हैं। उनका इंटरवीन करना, उनका हस्तक्षेप करना उनके होने के तरीके के ही अनुरूप है। ये कोई परोपकार का काम नहीं है, बल्कि उनके अस्तित्व की प्रकृति का ही एक हिस्सा है, ऐसा सोर्स कहता है। लेकिन यहीं पर एक कॉन्ट्रडिक्शन जैसा लगता है ना? हाँ। सोर्स ये भी कहता है कि वही HEBs हमें, यानी इंसानी सभ्यता को, खुद को नष्ट करने की पूरी छूट देंगे, जैसे हम आज पर्यावरण को बर्बाद करके कर रहे हैं या न्यूक्लियर वॉर के खतरे से कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। अगर वे भारी हमले से बचाएंगे तो हमारी अपनी बेवकूफ़ी से क्यों नहीं बचाते? सोर्स इसकी तुलना पृथ्वी पर होने वाली दो अलग-अलग घटनाओं से करता है। एक है जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना जीवन समाप्त करता है, जिसे हम आत्महत्या कहते हैं। दूसरा है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे का जीवन उसकी इच्छा के विरुद्ध समाप्त करता है, जिसे हम हत्या कहते हैं। सोर्स के तर्क के अनुसार गैलेक्टिक स्केल पर HEBs पहले वाले मामले में यानी सेल्फ डिस्ट्रक्शन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस सभ्यता की सामूहिक चेतना की इच्छा यानी कलेक्टिव कॉन्शियस विल का नतीजा माना जाता है, भले ही वो आत्मघाती क्यों ना हो। कलेक्टिव कॉन्शियस विल, ये भी एक गहरा कॉन्सेप्ट है। हाँ, लेकिन वे दूसरे मामले को यानी बाहरी हमले से होने वाले विनाश को रोकेंगे, क्योंकि वो उस सभ्यता की इच्छा का उल्लंघन होगा। ये एक तरह से पृथ्वी की कलेक्टिव इच्छा का सम्मान है, चाहे वो इच्छा हमें समझ में आए या ना आए। ये हमें सोर्स में दिए गए एक बहुत ही गहरे और शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण विचार की ओर ले जाता है। जी। सोर्स में एक लाइन है, कोई भी व्यक्ति ऐसे समय या तरीके से नहीं मरता जो उसके चयन का ना हो। हाँ। और ये साफ करता है कि ये चुनाव हमारे चेतन मन मतलब कॉन्शियस लेवल पर नहीं होता है, बल्कि आत्मा के स्तर पर यानी सुपर कॉन्शियस लेवल पर होता है। ये बात समझना मतलब बहुत मुश्किल है, खासकर जब हम किसी की हत्या या दर्दनाक एक्सीडेंट्स के बारे में सोचते हैं। हाँ, ये सचमुच उन विचारों में से है जो हमें हिलाकर रख देते हैं, और सोर्स खुद भी इस बात को मानता है कि ये समझना कितना मुश्किल है। सोर्स इसे आत्मा के स्तर पर एक वॉलंटरी चॉइस, एक स्वैच्छिक चुनाव के रूप में पेश करता है।
वो मानता है कि हमारा जो लिमिटेड ह्यूमन माइंड है और एक उभरती हुई प्रजाति के तौर पर हमारे पास जो अधूरा ज्ञान है, उसके साथ जीवन और मृत्यु के इन रहस्यों को पूरी तरह समझ पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सोर्स का दावा बहुत स्पष्ट है। आत्मा के स्तर पर जिसे हम हत्या, बीमारी या दुर्घटना कहते हैं, वो भी उस आत्मा के बड़े स्पिरिचुअल एजेंडा और चुनाव के अनुरूप होता है। यानी किसी भी व्यक्ति की जो इंडिविजुअल सुपर कॉन्शियस विल है, अति चेतन इच्छा है, उसका कभी उल्लंघन नहीं होता। मतलब जब कोई आत्मा, जिसे हम मरना कहते हैं, वो चुनती है तो वो अपनी मर्जी से फिजिकल डायमेंशन से स्पिरिचुअल डायमेंशन में जाती है। जब वो ऐसा नहीं चुनती तो वो नहीं जाती। तो इस नज़रिए से जिसे हम ट्रेजेडी समझते हैं, वो आत्मा के सफ़र का एक चुना हुआ हिस्सा हो सकता है। ये वाकई बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। आखिर में सोर्स में पॉइंट X16 का भी जिक्र है। वो कहता है कि जागृत प्रजाति ने तत्व मीमांसा मतलब मेटाफिजिक्स की शक्ति में महारत हासिल कर ली है और उसका उपयोग करती है। इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। हालांकि इस अंश में इस पर ज्यादा डिटेल नहीं है। बस ये कहा गया है कि वे इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम इंसान इसे बड़े पैमाने पर अनदेखा करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यही मेटाफिजिक्स की समझ उन बाकी सारे व्यवहारों को संभव बनाती हो जिनकी हमने बात की? इसकी बहुत संभावना है। तत्व मीमांसा यानी फिजिकल वर्ल्ड के परे काम करने वाले जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एनर्जीज हैं, उनकी समझ और उनका उपयोग शायद उस एडवांस्ड चेतना का एक जरूरी हिस्सा है जो बिना शर्त प्यार, कंपटीशन का न होना और मृत्यु की इस गहरी समझ को जन्म देती है। ये सिर्फ जानना नहीं, बल्कि उन प्रिंसिपल्स के साथ जीना और उनके साथ क्रिएट करना है। तो इस सारी बातचीत से हमने एक जागृत प्रजाति और हमारे जो मौजूदा इंसानी तौर तरीके हैं, उनके बीच कुछ बुनियादी और गहरे अंतरों को समझा। खासकर अहिंसा के प्रति उनकी पूरी कमिटमेंट, आपसी जुड़ाव की गहरी भावना, जरूरतों को पसंद में बदलने की क्षमता और जीवन मृत्यु को देखने का उनका बिल्कुल अलग नजरिया। ये सब हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने को कहते हैं। इस सब का मतलब क्या है हमारे लिए? शायद ये मानवता के विकास की एक संभावित दिशा की ओर इशारा करता है। एक ऐसा रास्ता जो भले ही अभी बहुत चुनौतीपूर्ण लगे, पर संभव हो सकता है। बिल्कुल। अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें तो ये हमारी कुछ सबसे बेसिक धारणाओं को चैलेंज करते हैं। जीने का मतलब क्या है? बचाव क्या है? अस्तित्व क्या है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या संघर्ष और प्रतिस्पर्धा ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है, या फिर सहयोग, साझापन और बिना शर्त प्रेम पर आधारित समाज भी हकीकत बन सकता है। और खासकर वो जो चेतन स्तर के चुनाव और आत्मा के स्तर के चुनाव के बीच का फर्क सोर्स बताता है, वो हमारे अपने जीवन के अनुभवों को देखने का नजरिया बदल सकता है। और एक विचार जो शायद श्रोताओं को अपने साथ ले जाने और उस पर सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। अगर सोर्स का ये दावा सही है कि हर मृत्यु, चाहे वो किसी भी रूप में आए, अंततः आत्मा के स्तर पर एक चुनाव है, तो ये दुनिया में चल रहे संघर्षों, हिंसा और यहाँ तक कि मौत के प्रति हमारे अपने व्यक्तिगत डर को कैसे बदल सकता है? इस पर गहराई से सोचना शायद हमारे अपने अस्तित्व की समझ को एक नया आयाम दे सकता है।